चलिए फिर आगे जो हम बात करना है स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसमें भैया, लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, लेवी ऑफ इनकम टैक्स। अब यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 4 है, तो सेक्शन नंबर 4 कौन सा है भैया, चार्जिंग सेक्शन। ध्यान से समझना कि जो इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है भैया वो कौन सा है, तो है सेक्शन नंबर 4। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें दिखने वाली है, एक दिखेगा भैया प्रीवियस ईयर जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, और दूसरा है फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल छोटी सी बात हम ये समझ लेते हैं, प्रीवियस ईयर वो साल है जहां पर हम इनकम कमा रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, वो वाला साल कौन सा है भैया, प्रीवियस ईयर। और जहां पे इस इनकम को कमा के जहां पर हम इसकी क्या करेंगे, असेस करेंगे, वो कौन सा हो जाएगा, इमीडिएट जो फॉलोइंग ईयर रहेगा वो हमारे पास असेसमेंट ईयर कहलाएगा। धीरे धीरे इसको हम देखते हैं। फिलहाल देखो थोड़ा सा याद अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 3। प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 3। किसका, प्रीवियस ईयर का। असेसमेंट ईयर का कौन सा है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ठीक है, याद रखिएगा सेक्शन कौन सा है, 2(9). तो 2(9) किसका है भैया, असेसमेंट ईयर का है। और प्रीवियस ईयर का कौन सा है, सेक्शन 3। उसके बाद हम पर्सन पर बात करेंगे और हम इनकम को समझेंगे। तो आज का हमारे पास यही काम है कि हमको समझना भैया प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये पर्सन क्या है और ये इनकम क्या है। ठीक है, ईयर के बारे में हम बात करते हैं तो आप क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन भी आपने कर लिया, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे दो तरीके के साल है, एक हम बोलते हैं भैया फाइनेंशियल ईयर, दूसरा हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको अच्छे ढंग से पता है कब से स्टार्ट हो रहा है भैया, अप्रैल से लेके नेक्स्ट साल मार्च 31 तक, और जो कैलेंडर ईयर है वो चलता है जनवरी से लेके कब तक, दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स के बारे में बात करूं तो भैया इनकम टैक्स में सिर्फ कौन सा साल चलता है, याद रखना। इनकम टैक्स में जितनी भी हम बातें करेंगे तो हम किस में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे भैया फाइनेंशियल ईयर में। मतलब हम बात करेंगे किसमें, अप्रैल टू मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, इस तरीके से चलने वाला है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि भैया ये प्रीवियस ईयर जो हम बार बार बोल रहे हैं ये क्या है, असेसमेंट ईयर जो हम बार बार बोल रहे हैं क्या है। अच्छा, मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर का सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 3। असेसमेंट ईयर का क्या है, सेक्शन 2(9). ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमारे पास है भैया प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर है भैया फाइनेंशियल ईयर। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है। सबसे पहले आप समझोगे क्या, फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर समझते ही सार आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अप्रैल टू मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ भैया अप्रैल 23 से लेके मार्च 31 24 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो प्रीवियस ईयर को फिलहाल आप समझो किससे भैया, फाइनेंशियल ईयर से। अप्रैल टू मार्च आपको समझ में आ रहा है, तो क्या लिखा हुआ, इट इज अ ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जिस साल आप इनकम कमा रहे हो उस साल की बात हो रही है। जिस साल आप इनकम कमा रहे हो वो कौन सा साल है भैया, वो है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर क्या है भैया, एक फाइनेंशियल ईयर। इट इज अ ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जिस साल हम इनकम कमाते हैं उस वाले साल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भैया प्रीवियस ईयर। इट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। ध्यान से समझना, जो भी असेसमेंट ईयर होगा उससे पहले का साल, पिछला साल क्या कहलाया जाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप छोटी छोटी बातों को आप समझ लो। प्रीवियस ईयर का कोई आपसे अगर सेक्शन पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछते लेकिन फिर भी कोई पूछ ले, तो सेक्शन 3 याद रखना। और क्या है, ये वो साल है, प्रीवियस ईयर को आप फाइनेंशियल ईयर से ध्यान रखोगे और बोलोगे इट इज द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, और इट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसमें, असेसमेंट ईयर में, जिसका मैंने आपको सेक्शन बताया था, बिल्कुल बताया था जी, सेक्शन 2(9). सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 2(9). असेसमेंट ईयर का सेक्शन कौन सा है, बार बार बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा, सेक्शन 2(9). ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हैं, इट इज अ फाइनेंशियल ईयर। ये भी फाइनेंशियल ईयर है, बिल्कुल भैया ये भी फाइनेंशियल ईयर है। अप्रैल टू मार्च आपको समझ में आ गया है। इट इज अ ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड। असेसमेंट ईयर पर हम इनकम को क्या करते हैं भैया, असेस्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंप्यूटेशन करेंगे किस चीज की, आपकी इनकम की कंप्यूटेशन होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन होगी। समझ में आई बात। तो प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन ये वाला साल है जब आप इनकम क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो। और दूसरी ओर असेसमेंट ईयर भी भैया फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन ये कौन सा साल है जहाँ पर हम आपकी इनकम को क्या करेंगे, असेस्ट करेंगे। असेस्ट का मतलब क्या है कि भैया आपने कितनी इनकम कमाई है उसका कंप्यूटेशन होगा, और साथ में आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसी हम साल में क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स की
इनकम टैक्स की फाइलिंग भी इसी साल होती है। कब, कौन से साल पर? असेसमेंट ईयर पर ही आप भैया अपने इनकम टैक्स को रिटर्न करते हैं। रिटर्न करते हैं मतलब इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब हो गया इनकम टैक्स को फाइल करना, ठीक है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल, इट इज अ ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग, अगला साल किसका? जो प्रीवियस ईयर। ध्यान से समझना, मैंने कहा मान लो एक साल मेरे पास कौन सा है भैया, ये मेरे पास प्रीवियस ईयर हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट ईयर आपके पास हो जाएगा। और इसी साल आप रिटर्न भी अपनी भरते हो, इसी साल आप इनकम की कंपटीशन करते हैं, इनकम और टैक्स लायबिलिटी की, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि भैया फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, ध्यान से समझो, फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2023-24। तो इस वाले साल पर हमने इनकम अर्न करी, ध्यान से समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर रहा हूँ। तो इस साल हमने इनकम अर्न करी, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा भैया? 2023-24। क्या? बिल्कुल, प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 2023-24। मतलब जिस साल में हमने अपनी इनकम अर्न करी है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रीवियस ईयर बोलता हूँ। और कोई मुझसे पूछ ले कि भैया इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का असेसमेंट ईयर कौन सा होने वाला है, तो मैं बोलूँगा भैया नेक्स्ट ईयर। कौन सा? नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फोकस कर रहा हूँ, मैंने कहा भैया ध्यान दो, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में फाइनेंशियल ईयर 23-24 कौन सा है? जहाँ पर आपने इनकम कमाई है, तो इसका भैया प्रीवियस ईयर कोई पूछे तो आप बोलोगे कौन सा है भैया? प्रीवियस ईयर सेम है 2023-24। कोई आपसे पूछ ले भैया असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो हम बोलेंगे भैया नेक्स्ट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर। तो आप देखना यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2023-24 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आ रहा है? 24-25। तो 24-25 आपके पास क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। इतने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एवरी फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से समझना, एवरी फाइनेंशियल ईयर वो प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम बोल रहे हैं कि भैया वो प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। देखते हैं भैया कैसे, चलो देखते हैं। हमने कहा कि मान लो एक फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, कौन सा है? 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर हमने इनकम अर्न करी है। ध्यान से समझना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 2023-24। यहाँ पर हमने इनकम अर्न करी। कोई मुझसे पूछ लिया भैया प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो मैंने कहा सेम ही होगा भैया 2024। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? सेम ही होगा फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन मैं जो 2023-24 में इनकम को असेस भी तो करूंगा, कब का करूंगा? जो इससे पहले का साल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, ठीक है। और 2022-23 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा बन जाएगा? 2023-24। सिंपल है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, हमने कहा कि हमने इनकम अर्न करी कब? 2024-25 पर। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि हमने इनकम अर्न करी 2024-25 पर। कब करी? 2024-25 पर जो हमने इनकम अर्न करी। कोई मुझे पूछते भैया प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो मैंने कहा भैया सेम है, प्रीवियस ईयर तो 2024-25 ही होगा। असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो 2024-25 के बाद जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? 25-26। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मेरे पास हुआ, मान लो प्रीवियस ईयर मेरे पास हुआ 2026-27, अगर प्रीवियस ईयर हुआ 2026-27, असेसमेंट ईयर उसके बाद का हो जाएगा 27-28, और फाइनेंशियल ईयर तो सेम ही हो जाएगा 26-27, ठीक है। अगर असेसमेंट ईयर हुआ 2028-29, तो प्रीवियस ईयर उससे पहले वाला 2027-28 हो जाएगा। इसको दिमाग में बिल्कुल सही ढंग से बिठाना है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट का मतलब है पिछले साल की इनकम, हमें पिछले साल की हमने कितनी इनकम करी है, पिछले साल की इनकम का होता है। असेसमेंट कब का करोगे? पिछले साल की इनकम का, कि आपने कितनी इनकम कमाई है, आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उसका असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो भैया किसके करेंगे हम? भैया पिछले साल की इनकम का हम असेसमेंट करेंगे, ये हम बात बोल रहे हैं। चलिए, अब याद रखना कि हमारे लिए रिलेटेड प्रीवियस ईयर कौन सा है, ध्यान से समझना। हमारा एग्जाम के लिए जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, कब के एग्जाम के लिए? तो यहाँ पे लिखा हो मई 24 और नवंबर 24 के लिए आपके लिए रिलीवेंट प्रीवियस ईयर होगा 2023-24। याद रखना, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2023-24। और असेसमेंट ईयर होने वाला इसके बाद का तो 2024-25, ठीक है। और फाइनेंस एक्ट कौन सा ध्यान में रखना है? 2023 का, ठीक है। इन चीज़ों को भैया बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है।
प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, अगर ये आपको पता ही चल गया 1/4 से लेके 31 दिन नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा, कितने महीने का है भैया, 12 महीने का। प्रीवियस ईयर आपको पता चल गया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च नेक्स्ट ईयर तक, तो कितने महीने हो रहे, 12 महीने हो रहे। अब तो जर्नली तो भैया प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होता है, जर्नली तो प्रीवियस ईयर भैया 12 महीने का ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को समझो कि जहां पर प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम होगा, जहां पर प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम होगा। ऐसा कब हो सकता है, अगर हम कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं या फिर हम किसी नए प्रोफेशन में आ रहे हैं। ध्यान से समझना, हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा या हम कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट करें, तो उस केस में जो प्रीवियस ईयर रहेगा भैया वो 12 महीने से कम रहेगा, 12 महीने से कम रहने वाला है। कैसे याद रखोगे कि कब से आपका बिजनेस मतलब कमेंस हो रहा है या फिर सेटअप हो रहा है। सेटअप पे ध्यान देना, सेटअप इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर को आप किस तरीके से कर रहे हो, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये कमेंसमेंट की जगह आप समझ लेना सेटअप, कि जब से आपका बिजनेस क्या हुआ है, सेटअप हुआ है। कमेंसमेंट की जगह आप समझ लो सेटअप, की कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, तो हम वहां से करेंगे। और लेकिन एंड की तो डेट सेम ही है, एंड की डेट तो भैया 31 मार्च ही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, कोई टाइल का बिजनेस स्टार्ट करा 15 सितंबर 23 को। बिजनेस कब स्टार्ट करा आपने, 15 सितंबर 23 को। आपका टाइल का कोई बिजनेस था, आपने बिजनेस स्टार्ट करा 15 सितंबर 23 को, तो आपको जो पहला प्रीवियस ईयर रहेगा वो कहां से काउंट होगा, पहला प्रीवियस ईयर कहां से काउंट होगा, तो हम बोलेंगे भैया 15 सितंबर 23 से लेके 31 मार्च 24 तक पहला प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा, जो भी जहां से भी आपका जो बिजनेस का जो आपका जो सेटअप स्टार्ट हुआ है वहां से 15 सितंबर से लेके 31 मार्च 24 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मेरा जो बिजनेस है, ध्यान से समझो, मेरा बिजनेस हुआ 30/4/24 को, तो पहला प्रीवियस ईयर कब से हो जाएगा, पहला प्रीवियस ईयर हो जाएगा 30/4/24 से लेके 31/3/24 तक। अगर मैं बात कर रहा हूं भैया 31/3 को ही बिजनेस स्टार्ट करा, तो पहला प्रीवियस ईयर 31/3/24 से लेके 31/3/24 तक ही होगा। फिर मैं बात कर रहा हूं भैया सेकंड प्रीवियस ईयर, तो सेकंड प्रीवियस ईयर तो हमेशा ऑलवेज 12 महीने का ही रहेगा, अगर बिजनेस बनना हो तो, ठीक है, तो वो तो नॉर्मली चलता रहेगा। अगर एक तो तुमने ये समझ लिया, एक तो मैंने कहा कि अगर नया बिजनेस या प्रोफेशन आपने स्टार्ट करा। दूसरा मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर भैया आपकी कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आ गई, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बनाई और उसको आपने लेट आउट कर दिया, या बोल दो आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी क्या करी, मैंने कहा आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी क्या करी, परचेज करी, उसके बाद आपने उसको लेट आउट कर दिया, किराए पर दे दिया, कब, 1 जुलाई 23 से। तो इस केस में आपका जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो जुलाई से लेके मार्च तक चलेगा। जुलाई से लेके कब तक भैया, मार्च तक। जुलाई से लेके कब तक, 31 मार्च 24 तक, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर का सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन 3 बार बार बोलोगे तो याद हो ही जाएगा। जब जब इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर आएगा तो उसके साथ सेक्शन 3 भी बोल लोगे तो खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी। असेसमेंट ईयर जितनी बार आए तो बोल लेना सेक्शन 2(9), सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, तो खुद ब खुद याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। असेसमेंट ईयर हमेशा याद रखना 12 महीने का ही होता है भैया। असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा, अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक। अच्छा, प्रीवियस ईयर समझ के वो साल जहां पर आपने इनकम अर्न करी, असेसमेंट ईयर वो साल जहां पर आप इनकम टैक्स पेड करोगे। और ये भैया मैंडेटरी है, क्या चीज, किसके लिए मैंडेटरी, सारे के सारे असेसी के लिए मैंडेटरी है कि वो फॉलो करे फाइनेंशियल ईयर को, मतलब अप्रैल टू 31 मार्च को वो फॉलो करे एज योर प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया ये बात भैया, मैंडेटरी है। किसके लिए मैंडेटरी है, सारे के सारे असेसी के लिए, कि भैया आपको फॉलो करना है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च का ही फॉलो करना है, आप कैलेंडर ईयर को नहीं करोगे फॉलो, ठीक है जी। अच्छा, एसएससी को आप यहाँ पे ध्यान में रखो, एसएससी का सेक्शन याद रख लेना 2(7), कोई दिक्कत तो नहीं है। असेसमेंट ईयर का 2(9), बार बार बोलते रहोगे याद हो जाएगा। एसएससी का सेक्शन 2(7) और पर्सन आएगा तो 231, ठीक है। एसएससी को समझने से पहले हम एक बार चर्चा स्टार्ट करते हैं आपके साथ पर्सन में। तो मैंने पर्सन का सेक्शन बता दिया, सेक्शन 231 एसएससी का 2(7). तो पर्सन की डेफिनेशन में देखो क्या क्या आने वाले हैं, ध्यान से वैसे आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते, ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए भाई। अच्छा, पर्सन में क्या क्या आएंगे ध्यान से समझो। पर्सन में सबसे पहले बोलो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज,
फर्म्स, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक एक करके इनको हम देखते हैं। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे भैया कौन, इंडिविजुअल, मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब पर्सन की डेफिनेशन में आने वाले हैं। इंडिविजुअल्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं भैया वो पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। पर्सन का सेक्शन क्या था, सेक्शन 231, वेरी गुड। एसएससी का क्या था, सेक्शन 27, ठीक है। पर्सन्स में कौन आएंगे अपने का भैया, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब कौन, ह्यूमन बीइंग्स। फिर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग से पर्सन है भैया, ध्यान से समझ लेना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर कंपनीज, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, हर तरीके की कंपनी आ जाएगी भैया। इंडियन कंपनी भी आ जाएगी, फॉरेन, पब्लिक, प्राइवेट, सारी कंपनियां पर्सन के डेफिनेशन में आएंगी, ठीक है। फर्म्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे की जो हम चर्चा करेंगे वहां पर हम एओपी बीओआई में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना सा सिंपल सा समझ लो कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कोई फर्म है, इन तीनों ने मिलके भैया अगर इन तीनों ने मिलके कोई काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एओपी, आर्टिफिशियल्स ऑफ पर्सन। ध्यान रखना लेकिन पार्टनरशिप ना हो, ठीक है, इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ या फर्म है आपस में मिलकर कोई काम करे, एओपी कहलाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन ध्यान रखना पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए इनके बीच में। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल आपस में मिलकर कोई काम करे तो क्या हो जाएगा, बीओआई हो जाएगा। एओपी में ध्यान रखना इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म वगैरह कोई भी मिलकर आपस में काम कर सकते तो एओपी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि भैया ट्रस्ट, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि भैया कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब के सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएंगे, ठीक है। ट्रस्ट आ जाएगा, स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाएंगे, सबके सब किस में आएंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद एक और है लोकल अथॉरिटी। आपको आपके यहाँ पे म्युनिसिपल अथॉरिटी पता है ना, तो वो किस में आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी पर। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूँ आपके साथ तो कितने हो रहे हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला आ जाएगा इंडिविजुअल 1, 2 एचयूएफ, 3 कंपनी, 4 फर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी, 5 एओपी बीओआई, 6 आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और 7 लोकल अथॉरिटी जिसमें म्युनिसिपल अथॉरिटी आती है। आगे देखो जो एनपीओ भी रहेगा ना, एनपीओ एक क्या है भैया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर वो हुआ तो ध्यान से समझना, तो वो कहाँ पर आएगा, सेक्शन 12AA या 12AB में। और इसकी जो इनकम होती है एग्जेम्प्ट होती है और इसको हम फाइनल में देखेंगे, ठीक है। सीए फाइनल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है असेसी। अब हम समझ रहे भैया असेसी कौन है, ध्यान समझो। चर्चा स्टार्ट हमने यहीं से करी थी ना, कि मैंने आपको कहा था कि हम भैया समझेंगे किसको, हम समझेंगे असेसी को और पर्सन को। जहाँ पे मैंने कहा था कि हम पहले पर्सन को चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम असेसी पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 231 याद आ रहा, वेरी गुड। एसएससी का सेक्शन 27। तो चलो इसमें हम चर्चा करते हैं, आपके साथ स्टार्ट करते हैं। एसएससी सेक्शन 272, वेरी गुड। तो अगर क्या लिखा हुआ, कोई भी पर्सन, ध्यान से समझना, एसएससी की डेफिनेशन में कोई भी पर्सन क्या क्या आ रहा है समझो। कोई भी पर्सन जिसको भैया टैक्स देना हो, सरकार को टैक्स देना हो भैया, कोई भी पर्सन जिसको सरकार को टैक्स देना हो, या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी जिसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट वगैरह आएगा, इज पेबल अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी भी पर्सन को कोई भी टैक्स देना हो या कोई भी एनी अदर सम ऑफ मनी देना हो, जैसे कि पेनल्टी और इंटरेस्ट पेबल हो, सर इस एक्ट के तहत किसको देना हो भैया, गवर्नमेंट को, तो वो कहां पर आ जाएगा, एसएससी के डेफिनेशन पे आ जाएगा। वेरी गुड, पहली बात तुम समझ गए। और भी समझो, और कौन आएगा, एवरी पर्सन हुम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। अगर किसी पर्सन के खिलाफ, अगेंस्ट, ध्यान से समझना, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स के तहत, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर दिस एक्ट, तो वो भी आ जाएगा। एवरी पर्सन
हु मैनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, किसी के खिलाफ चल रही, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के बहुत खर्चे दिख रहे हैं कि उसने नई कार खरीदी, घर खरीदा, ज्वेलरी खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारी इनकम तो बहुत कम है लेकिन तुम खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स वाले चिट्ठी भेज सकते हैं, प्रोसीडिंग्स चल सकती है उसके खिलाफ, ठीक है। तो वो भी एसएससी की डेफिनेशन में आएगा। समझ में आया? पहला वाला समझ में आया, दूसरा वाला समझ में आया, वेरी गुड। तो तीसरे वाले में देखते हैं, अ पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। इसको आप इस तरीके से समझो, मैंने कहा मान लो कोई पर्सन लूनेटिक है या कोई पर्सन है जो मतलब अभी दिमागी तौर से कोई सही नहीं है, तो उसके बिहाफ में जो व्यक्ति उसके बिहाफ में जो इनकम टैक्स वगैरह पे कर रहा है या उसकी जो इनकम का कंप्यूटेशन कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वो भी एसएससी की इनकम पर आएगा, क्योंकि लूनेटिक व्यक्ति खुद तो नहीं कर पाएगा ना, तो उसके बिहाफ में जो दूसरा व्यक्ति देख रहा है उसके बारे में बात हो रही है। आप पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। लूनेटिक से याद रखना, आपको चीजें याद आ जाएंगी। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड टू बी एसएससी के बारे में बात हो रही है। जैसे माइनर को समझ लो, जो माइनर की इनकम होती है ना भैया, वो उसके पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब हो जाती है। आगे जाके हम इसमें बात करेंगे। तो उस केस में जो उसके जो पेरेंट्स है वो उसके उनके बारे में बात हो रही है, तो वो कौन बन जाएंगे? डीम्ड एसएससी बन जाएंगे। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। माइनर की इनकम को आप ध्यान में रखना कि माइनर की इनकम को मैं उनकी पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब करने की बात कर रहा हूं। आगे, अ पर्सन हु इज डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। इसको बड़े ध्यान से समझ लेना भाई, असेसी इन डिफॉल्ट, इसको समझ लोगे तो पूरी चीज तुमको समझ में आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं, असेसी इन डिफॉल्ट में क्या था। तो अभी तक देखो, पर्सन आपको पहला समझ में आ गया, वेरी गुड। एवरी पर्सन दूसरा समझ में आ गया, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही थी, ठीक है। तीसरा वाला असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, लूनेटिक वाले से ध्यान में रखना। फिर माइनर इनकम से ध्यान में रखना, ठीक है। ये कौन होता है? डीम टू बी असेसी। उसके बाद मैं बात करूँ असेसी इन डिफॉल्ट। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, असेसी इन डिफॉल्ट में क्या समझा रहा हूँ मैं, जो पूरी कहानी समझाऊंगा उसमें असेसी इन डिफॉल्ट लास्ट में कौन आएगा? सोनी टीवी। तो इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। केबीसी चल रहा था, केबीसी में भैया राजू जी गए, राजू जी ने क्या करा? 7 करोड़ रुपए कमाए। ध्यान से समझना, ठीक है। और वहां पे हमको टीवी में दिखाते हैं कि जो भी उनके एंकर होते हैं वो बोलते हैं कि राजू जी को 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और उनको डिजिटल माध्यम से 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए दिखाते। तो एक तरीके का भैया ये झूठ है। झूठ क्यों है इसको आप समझो कि बात है, झूठ क्यों है? राजू जी को क्या 7 करोड़ रुपए मिले? आंसर है नहीं भैया, नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ में बोला गया कि भैया सोनी टीवी, ध्यान से इस चीज को समझो, टैक्स के प्रोविजन का ध्यान में रखना। किस टैक्स के प्रोविजन का ध्यान में? कि अगर भैया आपको किसी भी गेम शो में अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो 30% टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ में आया? 30% टीडीएस मतलब 7 करोड़ का 30% टीडीएस काटने के बाद भाई साहब को सिर्फ 4 करोड़ 90 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। किनको? राजू जी को। समझ में आया? और ये 2 करोड़ 10 लाख का टैक्स जो सोनी टीवी है किसको जमा करेगी? भैया गवर्नमेंट को। टीडीएस काट देगी। किससे? जो राजू की जो इनकम हुई थी उससे। समझ में आया? लेकिन अगर मैंने कहा कि मान लो अगर सोनी टीवी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, अगर सोनी टीवी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, क्यों? और राजू भैया भाग गया कहां पर? लंदन भाग गया, हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे। ध्यान से समझना, सोनी टीवी ने डिडक्ट नहीं करा टीडीएस और राजू भैया भाग गए कहां पर? लंदन। अब सरकार उनको पकड़ ही नहीं पा रही है, उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं। तो इस केस में मतलब 7 करोड़ रुपए कमाए थे, 7 करोड़ रुपए में कोई टैक्स दिया ही नहीं और वो लंदन भाग गए। तो इस केस में क्या हो जाएगा भैया? गवर्नमेंट तो रिकवर्ड करेगी अपने पैसे, 2 करोड़ 10 लाख रुपए तो रिकवर्ड करेगी। कहां से करेगी? सोनी टीवी से करेगी। तो इस केस में सोनी टीवी क्या बन जाएगी? असेसी इन डिफॉल्ट। समझ में आया? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमको कहा था कि असेसी इन डिफॉल्ट को जब आप समझोगे तो सोनी टीवी से याद रखना। आगे, ठीक है भाई, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हम देखते हैं टैक्स और अदर सम। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, मैं एक बार फटाफट से तुमको बता देता हूं कौन कौन से था। यहां पे पहली इन सब चीजों को मैं रिवाइज करवा रहा हूं इनको, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने कोई भी टैक्स या कोई भी अदर सम सरकार को पेबल करना हो इस एक्ट के तहत, तो वो असेसी में आ जाएगा। अगेंस्ट अगर उसकी कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रखी हो तो वो असेसी के डेफिनेशन में आ जाएगा। डीम्ड असेसी तो वो असेसी के डेफिनेशन में आ जाएगा। लायबल ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन वो भी असेसी के डेफिनेशन में आ जाएगा। लास्ट में असेसी इन डिफॉल्ट आपको बताया तो वो भी असेसी की डेफिनेशन में आ जाएगा।
अदर सम का मतलब यहाँ पर तुम समझ गए ना, अदर सम का मतलब है कि भैया मीन जैसे फीस होगी, पेनल्टीज वगैरह, इंटरेस्ट, ये सब किस में आ जाएगा, अदर सम में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला समझ में आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। क्या तुम मुझे एसएससी का सेक्शन बता सकते हो? एसएससी का सेक्शन क्या था, हम भूल गए, मैं भी भूल गया। एसएससी का सेक्शन है 27, एसएससी का जो भैया सेक्शन है वो 27 है। और पर्सन का क्या था, पर्सन का था भैया सेक्शन 231। एक बार देख लूँ कहीं मैं भूल तो नहीं गया, पर्सन का क्या था, सेक्शन 231। वैसे कोई पूछता नहीं है लेकिन याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी आए थे कोई, प्रीवियस ईयर का 3 है। हमने बात करी थी किसका भैया, प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है 3 और असेसमेंट ईयर का है सेक्शन 27। देख लूँ क्या यही है, पता नहीं, देख लेते हैं फिर एक बार। नहीं 27 नहीं है, 29 है। कौन सा है, 2, यहाँ पे तो एसएससी का दिख रहा है, और ये क्या था, असेसमेंट ईयर था ना वो, असेसमेंट ईयर का 29 है, असेसमेंट ईयर का है 29। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड, किसके पास है भैया पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्पावर्ड है। किसका, जो पूरी लाइन पढ़ लो, वैसे इसी पे रिवीजन ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, ध्यान समझना, एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंट्री नंबर 82 किसकी भैया, यूनियन लिस्ट की, और 7th शेड्यूल ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या है, मतलब ये किसके हैं, ये सारी बातें जो भी मैं कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट की, शेड्यूल कौन सा है, 7 है। यहाँ पे क्या बात करी गई है, टू लेवी द टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आ गया, सरकार, कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है किसमें, इनकम पर। कहाँ पे लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया एग्रीकल्चर इनकम में कौन टैक्स लगा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। आगे हम इसमें चर्चा पूरी करेंगे, वो सबके सब लगभग एग्जेम्प्ट है हर जगह पर, ठीक है। चलिए आगे, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर, ठीक है। एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जहाँ पर आप कमाते हो, इनकम को जहाँ पर आप कमाते हो वो कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म असेसी मीन्स अ पर्सन, जो हमने प्रीवियस पेज में आपके साथ देख लिया था। असेसी की डेफिनेशन, ये टैक्स और ये सब रिवाइज कर लेना, टैक्स अदर सम्स पेबल अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट डीम्ड असेसी लायबल ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन और असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है। और क्या बातें हैं, ये हमने देख लिया। इनकम ऑफ बिजनेस, जब यहाँ पे देखो, इनकम ऑफ बिजनेस कमेंस्ड ऑन, अगर हमने 1 मार्च 2024 से स्टार्ट करा और विल बी असेसमेंट या 2024-25 में, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने बिजनेस का भी स्टार्ट करा मार्च में ना, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1/3/24 से लेके 31/3/24 तक। यहाँ पे गलती मत करना, जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन, कोई एक नया बिजनेस हमने सेटअप किया था कब, 1 जुलाई 2023 को। कब किया था भैया सेटअप, 1 जुलाई 2023 को। और हमने उसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी वो कमेंस का वही 1 सितंबर 2024। तो ध्यान से समझो, 2 डेट, एक यहाँ पे जुलाई की डेट आ रही है तुम्हारे पास, और एक डेट आ रही है तुम्हारे पास कब की, सितंबर की। तो वो तुमसे पूछ रहे कि प्रीवियस ईयर वुड बी पीरियड कब से स्टार्ट होएगा, तो हमने कहा सेटअप को ध्यान में रख लेना। द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। आंसर आ जाएगा जुलाई से लेके मार्च तक, ठीक है। असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, आपको पता है भैया, वो हमारे पास होता है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2024-25, ठीक है। अब कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान से समझना कि एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स। नहीं भैया नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं पर्सन के डेफिनेशन में आ रहा, लेकिन मेरी इनकम नहीं है, तो मैं टैक्स क्यों दूँ भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट सरासर ये क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट सरासर क्या है, गलत है। दूसरी, एवरी असेसी इज अ लाइबल टू पे टैक्स। नहीं भैया नहीं, हर एक असेसी लाइबल नहीं होता टैक्स देने के लिए, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। भैया जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हो, अभी जरूरी थोड़ा है वो टैक्स देगा, क्या पता उसका रिफंड बन रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और अब ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पर एवरी असेसी इज अ पर्सन, जितने भी असेसी होंगे क्या वो पर्सन है, बिल्कुल सही है, बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर एक पर्सन असेसी नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है कि एवरी असेसी इज अ पर्सन, हर एक असेसी क्या होता है भैया, पर्सन होता है, लेकिन हर एक पर्सन असेसी नहीं होता है। ठीक है जी। अच्छा, इनकम को देखो कि इनकम टैक्स में किस तरीके से डिफाइन करा गया है। हमने इनकम को इनकम टैक्स में क्लासिफाई करा है 5 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में। और इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम। समझ में आ गया। जितनी भी आप इनकम कमाते हो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 कितने हेड हैं, तो आप बोलोगे भैया 5 हेड है। कितने हेड हैं, 5 हेड। कितने हेड, 5 हेड। ठीक है। पहला वाला कौन सा है, पहला वाला है इनकम अंडर दी हेड सैलरी। सैलरी के द्वारा जो भी आप पैसा कमाओगे वो इसी हेड पर आएगा भैया। पहला हेड याद रखना, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। सैलरी के द्वारा जो भी आप इनकम कमाओगे इसी हेड पर आने वाला है। दूसरा है अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हो, दूसरा हेड है इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी हम किसको लेते हैं, 4 दीवारें और एक छत। अगर 4 दीवारें और एक छत हो गई तो भैया वो हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ जाएगी। बहुत डिटेल में हम इन पे चर्चा करेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह सब में बाद में देखेंगे। फिलहाल सिंपल सिंपल समझ लो दूसरे हेड का नाम क्या है, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें भैया रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आ जाएगी और आपकी कमर्शियल बिल्डिंग दोनों आ जाएगी। रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग दोनों आ जाएंगी। ठीक है। और हम यहाँ से क्या करेंगे कि आपको वहाँ से कितना रेंटल इनकम मिल रहा है, कहाँ से, क्या वो रेजिडेंशियल से, कहाँ से, और वो कमर्शियल से। समझ में आ गई बात इतनी, फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर आपने लैंड रेंट में दिया हो ना भैया, अगर आपने लैंड को रेंट में दिया हो तो भैया हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं आता। समझ में आया, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन याद रख लो, 4 दीवार एक छत। 4 दीवार एक छत। ठीक है जी। अगर आपने लैंड रेंट पे दिया हुआ हो तो उससे जो आप इनकम कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं आएगा हाउस प्रॉपर्टी में, तो कहाँ आएगा, तो अदर सोर्सेज पर आएगा। अदर सोर्सेज हमारे पास 5th वाला हेड है, इसको हम रेजिडुअरी हेड के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है रेजिडुअरी हेड के नाम से भी आप इसको जानते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम पीजीबीपी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम पीजीबीपी के नाम से हम जानते हैं। इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो। प्रोफेशन आ जाएगा भैया इसमें, चाहे आपका सीए का प्रोफेशन हो, लॉयर का हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, ये सब की सब इनकम कहाँ आ जाएगी, पीजीबीपी में आ जाएगी। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो। प्रोफेशन में क्या आ जाएगा, चाहे आप सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो भैया। नेक्स्ट है इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। यहाँ पे समझना, जैसे आपने किसी अगर असेट्स को बेच दिया, उस पर बेचने पे आपको अगर कोई प्रॉफिट हुआ, आपने कोई संपत्ति अपनी बेच दी, संपत्ति को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी 50 लाख रुपए की। आपने क्या करी, कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी कितने रुपए की, 50 लाख रुपए की। उसको आपने बेच दिया कितने रुपए का, 60 लाख रुपए का। ध्यान से समझना, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी 50 लाख रुपए की, उसको आपने बेच दिया कितने रुपए का, 60 लाख रुपए का। तो आपको 10 लाख का क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। समझ में आया। हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी कितने की भैया, 50 लाख की। कितने की, 50 लाख की। आप उसको बेच दिया कितने का भैया, 60 लाख का। तो आपको 10 लाख का क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। सेम ये कंडीशन ज्वेलरी और शेयर्स वगैरह के साथ भी आती है। इनको भी आप अगर बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन हो सकता है, नुकसान में बेचोगे तो कैपिटल लॉस भी हो जाएगा। अब एक चीज को यहाँ पे समझो भैया, कोई बंदा है, उसका रियल एस्टेट डेवलपर है, उसका काम प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना है, खरीदना और बेचना, परचेज करता है, बेच देता है, परचेज करता है, बेच देता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स का काम ही यही है। ठीक है। उसका बिजनेस है भैया ये। उसने मान लो कोई परचेज करा 20 लाख का मकान, 40 का उसने बेच दिया, उसको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो क्या हम इसको यहाँ पर इस हेड में रखेंगे कैपिटल गेन में? आंसर है नहीं भैया, नहीं, हम उसको कैपिटल गेन में नहीं रखेंगे, बल्कि पीजीबीपी पर रखेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में रखेंगे। हम बोलेंगे उस केस में भैया जो उसका हाउस प्रॉपर्टी है उसको हम ट्रीट करेंगे एज ए स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आ गया, क्योंकि उसका काम ही भैया वही है। तो उसके लिए जो हाउस प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगी। उसका बिजनेस वही है, तो कहाँ पर आएगा, पीजीबीपी में आएगा।
सेम आप शेयर्स के साथ भी कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति अगर शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा है, खरीदता बेचता रहता है, तो वो उसका पीजीबीपी में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख रहे हो, तब उसको कभी बेचो तो कहाँ आ जाएगा, वो कैपिटल गेन्स में आ जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। अगला सोर्सेज, अदर सोर्सेज इनकम, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज इनकम नॉट कवर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोई भी इनकम जो ऊपर दिए हुए 4 हेड में कवर ना हो, इनकम नॉट कवर्ड इन द अबव 4 हेड्स, वो इसी हेड पर आएगी, कवर्ड अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। कोई भी इनकम जो ऊपर दिए हुए 4 हेड में नहीं आ रही है, वो इसी सोर्स पर कवर्ड होगी। जैसे कि कोई खाली वैकेंट लैंड से आप कुछ पैसा कमा रहे हो, केबीसी के शो से आप कमा रहे हो, लॉटरी से आप कमा रहे हो, गैम्बलिंग से आप कमा रहे हो, डिविडेंड मिल रहा है आपको पास किसी कंपनी के शेयर से, उसमें आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल गया, या फिर आपने लेटिंग आउट कर ली, कोई हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, लेट आउट कर लिया, या फिर कोई फैमिली की पेंशन है, सब के सब एग्जाम्पल गाय के हैं अदर सोर्सेज के। ठीक है, अदर सोर्सेज को आप ऑल्सो किस नाम से जानते हो, रेजिडोरी हेड के नाम से भी जानते हो। रेजिडोरी मतलब बच्चा कुच्चा, कोई इनकम अगर ऊपर दिए हुए 4 हेडों पे नहीं आ रही है, तो वो इनकम कहाँ पर आ जाएगी, इस वाले हेड पर आ जाएगी, अदर सोर्सेज पर आ जाएगी, जिसको हम रेजिडोरी हेड के नाम से हम जानते हैं। भैया ये जो यूट्यूबर पैसे कमाते हैं, ये क्या है, मैंने कहा भैया जो यूट्यूबर है उनका वो प्रोफेशन है, यूट्यूब की इनकम कहाँ आएगी, पीजीबीपी पर आएगी। इनकम टैक्स समझ रहे हो, इनकम टैक्स में भैया कोई लीगल या इलीगल इनकम जैसा कुछ नहीं होता भैया, याद रखना, पैसा पैसा होता है, सिंपल सी बात है। इनकम टैक्स में कोई लीगल इलीगल कुछ नहीं होता, पैसा पैसा होता है। अगर आपने पैसा कमाया तो भैया आप उसमें टैक्स पे करोगे, सिंपल है, समझ में आ गया। अगर एक और चीज़ समझ लो, अगर भैया पेंशन मिल रही है एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से, पेंशन मिल रही है किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से, तो कहाँ चल जाएगी भैया, सैलरी पर। ये सब हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। अगर पेंशन मिल रही है मतलब किसी लीगल हायर को, तो अदर सोर्सेज पर चल जाएगा। इस तरीके से आगे हम धीरे धीरे करके सब समझने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। According to section 14 of this act, all income of a person shall be classified under the 5 head। सेक्शन 14 बोलता है कि भैया जितनी भी इनकम है उनको हम क्या करेंगे, 5 हेड पर डिवाइड कर देंगे, क्लासीफाई करेंगे, हम उनको 5 हेड पर क्लासीफाई करेंगे। कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 14 बोलता है कि इस एक्ट का जो सेक्शन 14 है वो बोलता है कि भैया आपकी जितनी भी इनकम है, ऑल इनकम, किसी भी पर्सन की जितनी भी इनकम है, हम उनको क्लासीफाई कर देंगे कितने हेड में, 5 हेड में। कौन सा हेड है भैया, वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, क्या मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज आपके पास कौन सा था, रेजिडरी हेड था। ठीक है, इनकम के कितने हेड हैं, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, सीजी, ओएस, कितने हेड, 5 हेड। कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5। लेकिन मुझे बताओ क्या सोर्सेज भी 5 होगी, नहीं भैया नहीं, किसी इंसान की मल्टीपल सोर्सेज हो सकती हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं भैया। कि मान लो कोई व्यक्ति, उसका टेक्सटाइल का भी काम है, शुगर का भी काम है, लेदर का भी काम है, स्टील का भी काम है, कार मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो उसके सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन ये सारे सोर्सेज को हम कौन से हेड में लेकर आएंगे, पीजीबीपी पर लेकर आएंगे। कितने हेड है भैया, सिर्फ हेड तो भैया 5 ही हैं। हेड कितने हैं भैया, हमको पता है 5 हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सोर्सेज तो मल्टीपल हो सकते हैं। अब एक और देख लो यहाँ पर, मैंने कहा कि भैया एक मिस्टर एक्स है। कौन है भैया, मिस्टर एक्स है, ये है आपके पास मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स भैया कहीं पर जॉब करते हैं, मिस्टर एक्स कहीं पर जॉब करते हैं XYZ लिमिटेड में, वहाँ से उनको सैलरी मिलती है मान लो 40 लाख रुपए साल भर के। उनके पास 2 फ्लैट भी है, एक फ्लैट में तो खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरे उन्होंने लेट आउट करा है, किराए पर दिया, उन्हें 50,000 पर मंथ का रेंट भी आता है, रेस्टोरेंट भी है भाई साहब का, वहाँ से उनको प्रॉफिट आता है साल भर का 10 लाख रुपए। और उनके पास शेयर्स वगैरह भी वो बेचते तो उन्हें कैपिटल गेन भी हो जाता है 2 लाख रुपए का। एफडी भी है उनके पास बैंक में, वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख रुपए का। तो आप देख रहे हो कि भैया हर हेड से इनको पैसा ही पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो आज के लिए बहुत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे कल।